Hello everyone, welcome to CS Crux. Our topic is A star algorithm in artificial intelligence. A star algorithm basically informed search algorithm है. Informed search means जब हम सर्च स्पेस को एक्सप्लोर कर रहे होते हैं तो हमारे पास कोई प्रेयर इन्फॉर्मेशन होती है, कोई गेस होता है, कोई एस्टिमेटेड कॉस्ट वैल्यू होती है जिसको हम ह्यूरिस्टिक भी बोलते हैं। उस गैस की बेस पर, उस ह्यूरिस्टिक वैल्यू की बेस पर हम सर्च स्पेस के सिर्फ प्रॉमिसिंग पाथ पर मूव करते हैं, हम सभी नोड्स को एक्सप्लोर नहीं करते। अगर हम ए स्टार एल्गोरिदम की बात करें तो ए स्टार एल्गोरिदम बेसिकली हमको दो एल्गोरिदम्स के एडवांटेजेस प्रोवाइड करता है। फर्स्ट इज यूनिफॉर्म कॉस्ट सर्च एल्गोरिदम एंड सेकंड इज ग्रीडी बेस्ट फर्स्ट सर्च एल्गोरिदम। एक तरह से हम ऐसा भी बोल सकते हैं कि ए स्टार एल्गोरिदम बेस्ट फर्स्ट सर्च के जो फ्लॉज थे, जो उसके डिसएडवांटेजेस थे, उनको किसी हद तक बैलेंस करने की कोशिश करता है और ये हमको ऑप्टिमल रिजल्ट देगा और समहाउ ये एक कंप्लीट जो है एल्गोरिदम भी है। तो कहानी को समझते हैं कि ए स्टार एल्गोरिदम काम कैसे कर रहा है। अगर हम बेस्ट फर्स्ट सर्च एल्गोरिदम को थोड़ा सा रिकॉल करें तो वहां पर हम सिर्फ और सिर्फ डिपेंड कर रहे थे ह्यूरिस्टिक वैल्यू पर, ह्यूरिस्टिक कॉस्ट पर, मींस एस्टिमेटेड कॉस्ट पर। फॉर एग्जांपल अगर मैं इस नोड पर हूं, मुझको गोल नोड तक पहुंचना है, मेरे पास दो नोड्स हैं, तो मैं देखता था कि किसकी जो एस्टिमेटेड कॉस्ट ह्यूरिस्टिक वैल्यू कम है, फर्दर उससे आगे मैं एवेलुएट करता था, आगे फर्दर उस नोड की तरफ मैं मूव करता था। जबकि ए स्टार एल्गोरिदम में ना सिर्फ हम एस्टिमेटेड कॉस्ट या ह्यूरिस्टिक वैल्यू को कंसीडर करते हैं बल्कि उसके साथ साथ एक और चीज भी कैलकुलेट करते हैं जिसको हम बोलते हैं जी ऑफ एन। अब जी ऑफ एन क्या है, एच ऑफ एन क्या है, ये बेसिकली एक पूरी इक्वेशन है जिस इक्वेशन की बेस पर हम हमारी नोड्स को ए स्टार एल्गोरिदम में एवेलुएट करते हैं, मतलब मूव करते हैं टुवर्ड्स आवर गोल नोड। अब ऐसा है कि अगर हमको एफ ऑफ एन मतलब फंक्शन को कैलकुलेट करना है तो उसके अंदर दो चीजें हैं। फर्स्ट इज जी ऑफ एन एंड सेकंड इज एच ऑफ एन। जी ऑफ एन क्या है? एक्चुअल कॉस्ट, नॉट एस्टिमेटेड कॉस्ट। एक्चुअल कॉस्ट फ्रॉम सोर्स नोड टू एन। एन क्या है? कोई भी इंटरमीडिएट नोड है। समझिए इस बात को। फॉर एग्जाम्पल ये है हमारे पास सोर्स नोड, ये है कोई भी एन नोड मतलब इंटरमीडिएट नोड है, और ये है हमारा गोल नोड। अगर हम सोर्स नोड से गोल नोड की तरफ मूव कर रहे हैं और मैं हूं कहां पर? इस एन नोड पर, तो हमको दो चीजें काउंट करनी है। अब सोर्स नोड से एन नोड तक मतलब वो जो इंटरमीडिएट नोड है जहां पर मैं इस वक्त खड़ा हूं, वहां तक पहुंचने का जो एग्जैक्ट कॉस्ट है, जो अब तक मैंने खर्चा किया, वो क्या है? वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है जी ऑफ एन। और इस नोड से गोल नोड तक पहुंचने का, जहां तक अभी मैं नहीं पहुंचा, जिसको मैं एक्सप्लोर कर रहा हूं, वो हमारी ह्यूरिस्टिक वैल्यू है या जिसको हम एस्टिमेटेड कॉस्ट बोलते हैं, वो है एच ऑफ एन। मतलब इन दोनों को हमको जमा करना है, इन दोनों को प्लस करना है, इन दोनों कॉस्ट को, इन दोनों कॉस्ट को हम ऐड करेंगे। उसके बाद हम देखेंगे कि हमको फर्दर किस नोड की तरफ मूव करना है या फर्दर नोड्स को हम इनकी बेसिस के ऊपर एवेलुएट करेंगे। होपफुली कहानी समझ आ गई होगी। एक और तरह से बताता हूं। फॉर एग्जाम्पल ये है हमारा स्टार्ट नोड, ये है हमारा गोल नोड। मैं हूं फॉर एग्जाम्पल यहां पर, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं यहां पर हूं, या फॉर एग्जाम्पल मैं इस नोड पर हूं, इसको हम एन नोड बोल रहे हैं। अब यहां तक पहुंचने का जो एग्जैक्ट कॉस्ट है वो क्या है? एग्जैक्ट कॉस्ट एज इज पर मेंशन्ड है 3 और 10 कितने हो गए? 13। यहां तक पहुंचने का एग्जैक्ट कॉस्ट कितना है? जी ऑफ एन, जिसको हम बोल रहे हैं जी 13। और यहां से गोल नोड तक पहुंचने का जो ह्यूरिस्टिक वैल्यू है वो कितना है? वो है 4, जिसको मैंने रेड कलर से यहां पर मेंशन किया हुआ है। तो कुछ इस तरह से हम जो है वो कैलकुलेट करेंगे किसको? एफ ऑफ एन को। और इसी तरह से हमको आगे फर्दर मूव करना है। जब इस पूरी एग्जाम्पल को हम कवर करेंगे, जब हम इसकी वर्किंग को समझेंगे, तो होपफुली कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से समझ आया होगा। उम्मीद करता हूं कि अगर पूरा नहीं
तो 50% चीज़ें आपको समझ आई होंगी। ये मेरे पास एक यहाँ पर ग्राफ मेंशन्ड है। इस ग्राफ में एक नोड से दूसरे नोड तक पहुँचने का कॉस्ट भी मेंशन्ड है और मैंने हर नोड के ऊपर उसका जो h ऑफ n है, मीन्स जो एस्टिमेटेड कॉस्ट है, वो कलर्ड में मेंशन्ड है, यहाँ पर मेंशन की हुई। अब हमको क्या करना है, हमको हमारा स्टार्ट नोड है यहाँ से हमको पहुँचना है कहाँ पर, हमारे गोल नोड तक पहुँचना है। अब एक बात को याद रखिए कि ये जो कलर्ड नंबर्ड हैं ये बेसिकली क्या है, ये एस्टिमेटेड कॉस्ट है या जिसको हम ह्यूरिस्टिक बोल रहे हैं। अगर आपको एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो ऐसा भी पॉसिबल है कि ये नंबर्ड यहाँ पर कुछ इस तरह से मेंशन्ड हो उन्हीं नोड के ऊपर जो ह्यूरिस्टिक वैल्यू है। ऐसा भी हो सकता है कि एक टेबल में आपको वैल्यूज दी गई हो कि A से G तक पहुँचने की कॉस्ट कितनी है 14, इसी तरह से B से G तक पहुँचने की कॉस्ट कितनी है, वो है 12, इसी तरह से C से G तक पहुँचने की कॉस्ट कितनी है, वो है 11, कुछ इस तरह से भी मेंशन्ड हो सकता है। ठीक हो गया जी। तो दोनों ही तरह से जो है आपको क्वेश्चन में पूछा जा सकता है, तो आपने बेसिकली कॉन्सेप्ट को याद रखना है, आपने कंफ्यूज नहीं होना। तो हम क्या कर रहे हैं जी, हम अभी इस एग्जाम्पल की मदद से जो A स्टार एल्गोरिदम है उसको समझेंगे। तो सबसे पहले अगर हम बात करें हमारी स्टार्ट नोड की जो कि है A, कहानी को थोड़ा सा समझना है। A हमको कहाँ लेकर जा रहा है जी, A से कौन से उसके सक्सेसर्स निकल रहे हैं, A से हम जा सकते हैं B तक और A से हम जा सकते हैं कहाँ तक, C तक। ठीक हो गया। अब इन दोनों ही के लिए हमको इस इक्वेशन को पहले कैलकुलेट करना है। फॉर एग्जाम्पल मैं कैलकुलेट करना चाहता हूं f ऑफ b इज इक्वल टू g ऑफ b, ठीक है जी, ये कैपिटल लिखे हुए तो मैं यहां पर भी कैपिटल ही लिख लेता हूं, प्लस h ऑफ b। अब f ऑफ b, g ऑफ b कितना है, g ऑफ b है मतलब a से b तक जहां पर ये जो नोड है यहां तक पहुंचने का जो एक्चुअल कॉस्ट है, एक्चुअल कॉस्ट कितना है, एग्जैक्ट कॉस्ट कितना है, वो है 4। इसी तरह से h ऑफ b कितना है, मतलब b बोल रहा है कि मैं आपको गोल नोड तक ले जाऊंगा कितनी कॉस्ट में, मतलब जो ह्यूरिस्टिक है वो कितना है, वो है 12। तो ये कितना हो गया 16। इसी तरह से अगर हम c की बात करें, मैं अगर f ऑफ c को निकालता हूं तो f ऑफ c बराबर है g ऑफ c प्लस h ऑफ c। g ऑफ c कितना है, मतलब a से c तक पहुंचने का जो एग्जैक्ट कॉस्ट है वो कितना है, वो है 3 प्लस h ऑफ c कितना है, ये देखिए यहाँ पर c के ऊपर मेंशन्ड है, मतलब c से गोल नोड तक पहुंचने का कॉस्ट कितना है 11 इज इक्वल टू 14। तो ये है हमारे पास दो कॉस्ट हमको मिले। तो ऑब्वियसली हम किस तरफ मूव करेंगे, हम c से आगे मूव करेंगे। c से आगे क्यों मूव कर रहे हैं, क्योंकि इसका जो f ऑफ c है वो हमको क्या मिला, वो हमको कम मिला। तो ऐसा नहीं है कि हम इसको डेड कर रहे हैं, हम इसको भी होल्ड में रख रहे हैं, हम फर्दर आगे मूव कर रहे हैं सी से आगे। तो हम पहुंच गए जी कहां पर, सी पर। होपफुली कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा। अब सी हमको कहां पर लेकर जा रहा है, सी हमको लेकर जा रहा है जी ई पर, और सी हमको लेकर जा रहा है कहां पर, डी पर। अब सबसे पहले ई के लिए हम जो है इसको कैलकुलेट करते हैं। तो हम एफ ऑफ ई को कैलकुलेट करेंगे जो बराबर है किसके, जी ऑफ ई प्लस h ऑफ e। तो g ऑफ e कितना है, इसको थोड़ा सा समझना है आपने। g ऑफ e थोड़ा सा समझिए। अब हमारे सोर्स नोड से, या जिसको मैं स्टार्ट नोड बोल रहा हूं, इस नोड से e तक पहुंचने का एक्चुअल कॉस्ट कितना है। हमको सिर्फ c टू e कैलकुलेट नहीं करना, बल्कि कहां से आना है, स्टार्ट नोड से आना है। 3 प्लस 10 इज इक्वल टू 13। तो इसका g ऑफ e कितना बना 13 प्लस ह्यूरिस्टिक कितना है 4, जो कि ई के ऊपर रेड कलर में मेंशन्ड है। तो ये कितना बन गया जी 17। ठीक हो गया जी। अब अगर हम एफ ऑफ डी को कैलकुलेट करें तो हमारे पास है जी ऑफ डी प्लस एच ऑफ डी। तो जी ऑफ डी को देख लेते हैं जी, मतलब डी तक पहुंचने का एक्चुअल कॉस्ट कितना है 3, मतलब ए से सी तक का कॉस्ट 3 और सी से डी तक का कॉस्ट 7। ये कितना हो गया 10। तो 10 प्लस डी का ह्यूरिस्टिक कितना है 6, तो ये कितना हो गया 16। मींस ये जो है ये हमारे पास, मतलब ये जो नोड है इसको हमको आगे फर्दर एक्सप्लोर करना है, क्योंकि इसकी वैल्यू कितनी है, वो है कम किससे, ई से। समझ लगी यहां तक। लेकिन थोड़ा सा गौर कीजिए, अब ये भी 16, ये भी 16। अब इन दोनों को ही हम एक्सप्लोर कर सकते हैं।
हम चाहे तो हम इसको आगे एक्सप्लोर करें, हम चाहें तो हम इसको आगे एक्सप्लोर करें। ठीक हो गया, इसको हमने डेड नहीं किया, ये हमने होल्ड पर रखा हुआ था। अब अगर हम बी की बात करें, चलें अगर इसको निकालना तो हम निकाल भी लेते हैं। वैसे अगर हम ओवरऑल टाइम बचाने के लिए देखें तो यहाँ पर हमारा ऑटोमेटिकली कॉस्ट ज़्यादा ही आएगा। चलें बी के लिए भी हम निकाल लेते हैं। तो मैं यहाँ पर बी के लिए जो है वो उसका एफ ऑफ बी निकालता हूँ जी। अगर हम बी की बात करें, ये था हमारे पास बी से आगे हम कहाँ पर जा सकते हैं, बी हमको ले जाएगा एफ पर और बी हमको ले जाएगा कहाँ पर जी, ई पर। तो हम निकाल रहे हैं जी एफ ऑफ एफ है जी हमारे पास इज इक्वल टू जी ऑफ एफ, इसी तरह से प्लस एच ऑफ एफ। तो जी ऑफ एफ कितना है यहाँ पर अगर हम देखें 4 और 5 कितना होता है जी 9, प्लस एच ऑफ एफ कितना है जी 11, तो 11 और 9 कितना हो गया 19 हो गया, सॉरी 20 होता है, ये 11 और 9 यहाँ पर आ गया कितना 20। ई की बात करें, एफ ऑफ ई कितना है जी इज इक्वल टू, इस रास्ते से अगर हम जा रहे हैं बी वाली साइड से तो हमारे पास है जी जी ऑफ ई प्लस एच ऑफ ई। तो जी ऑफ ई कितना बनता है 12 और 4 16 हो गया जी, 16 प्लस एच ऑफ ई कितना है 4, तो ये हमारे पास बनता है 20। तो ऑब्वियसली यहाँ पर हमारे पास कॉस्ट ज़्यादा है तो इसको हमने स्किप करना है, हमने इसको आगे मूव करना है। ठीक है, एफ ऑफ डी, ठीक है जी, यहाँ पर है हम डी पर इस नोड पर खड़े, यहाँ तक की कॉस्ट कितनी है, यहाँ तक की कॉस्ट है 16। तो इसको आगे अगर हम देखें तो ये हमको सिर्फ एक ही नोड पर ले जाता है जो कि है ई। तो अब हम फिर से क्या निकाल रहे हैं जी, हम ई निकाल रहे हैं। डी हमको कहाँ पर लेकर जाता है ई पर, ई का कॉस्ट निकाल लेते हैं जी एफ ऑफ ई, दोबारा से इस पाथ को मूव करते हुए तो ये है जी ऑफ ई प्लस एच ऑफ ई, ये कितना बनता है जी, यहाँ से भी हम जी ऑफ ई कैलकुलेट कर लेते हैं यहाँ तक 7 और 3 10, 10 और 2 12, यहाँ से ये देखिए 2 7 3, ए से ई तक का एग्जैक्ट कॉस्ट कितना है 7 और 3 10, 10 और 2 12, ये हो गया जी 12 प्लस ई का जो एच ऑफ ई है वो कितना है, वो है 4, तो ये कितना हो गया 16। मतलब यहां पर हमको फिर से क्या मिला, हमको 16 मिला। अब हम यहां पर पहुंच चुके हैं, सिंपल सी कहानी है। ई हमको कहां पर ले जाएगा, हमारी गोल नोड पर ले जाएगा। तो ई से हम कहां जा रहे हैं जी, गोल नोड पर जा रहे हैं। तो गोल नोड का निकालते हैं जी, एफ ऑफ जी क्योंकि यहां पर कैपिटल मेंशन है तो यहां पर भी कैपिटल ही लिख लेते हैं, जी ऑफ जी प्लस एच ऑफ जी निकाल लेते हैं। तो जी ऑफ जी कितना है, देखिए यहां से जाना है हमने 3 7 10, 10 2 12, 12 और 5 17, एग्जैक्ट कॉस्ट कितनी 17, प्लस जी का जो हमारे पास ह्यूरिस्टिक है वो कितना है 0, क्योंकि हम गोल नोड पर पहुंच गए। तो ये आ गया जी हमारे पास कुछ इस तरह से हमारा पाथ। हम कहां पर पहुंच गए, हमारे गोल नोड पर। कहां से होते हुए, ये वाला हमारे पास पाथ है जी कुछ इस तरह से यहां पर। तो एग्जैक्टली ये एक ऑप्टिमल पाथ भी होगा, इसको हम ट्राई भी कर लेते हैं। अगर हम देखें थोड़ी सी एग्जैक्ट वैल्यू को काउंट करें, अगर हम इधर से पहुंचते हैं जी तक तो 4 और 5 9, 9 और 16 25 बनते हैं। अगर हम इस रास्ते को देखें कुछ इस तरह से 10 और 3 13, 13 और 5 कितने बनते हैं 18, तो ये भी ज्यादा। अगर हम इस रास्ते से जाएं 3 और 7 10, 10 और 2 12, 12 और 5 17, तो हम ऑप्टिमल पाथ जो है हमें यहाँ से मिल गया यूजिंग ए स्टार एल्गोरिदम, और हमने जो है इसको हमारे गोल नोड को जो वो एक्सप्लोर कर ले। तो होपफुली जो इसका कॉन्सेप्ट है वो आपको समझ आया होगा। बिल्कुल इजी सा कॉन्सेप्ट है, आपको 2 चीजें ऐड करना है और उनकी बेस के ऊपर फर्दर एवेल्युएशन करनी है। पहली है जी ऑफ एन क्या है, एक्चुअल कॉस्ट फ्रॉम सोर्स नोड, या जिसको हम स्टार्ट नोड बोल रहे हैं, टू द नोड, मतलब जिस नोड पर हम खड़े हैं इंटरमीडिएट नोड। और एच ऑफ एन क्या है, वही एस्टिमेटेड कॉस्ट है, एस्टिमेटेड कॉस्ट फ्रॉम एन, मतलब उस नोड से गोल नोड तक, जिस भी नोड से, मतलब ये नोड है यहाँ से गोल नोड तक, यहाँ से गोल नोड तक। और इस बात को याद रखना जरूरी नहीं है नोड्स के ऊपर नंबर हो, आपको टेबुलर फॉर्म में भी ऑलरेडी ये जो एच ऑफ एन है वो दी गई भी हो सकती है। अब पहली बात आपने याद रखनी है कि ये जो एल्गोरिदम है ये एक कंप्लीट एल्गोरिदम है, ठीक है जी। लेकिन कंप्लीट एल्गोरिदम के लिए हमारे पास एक शर्त है,
शर्त ये है कि जो ह्यूरिस्टिक वैल्यू है वो एडमाइजेबल होनी चाहिए। ठीक है जी, एडमाइजेबल का मतलब ये है कि हमारी जो हमने एस्टिमेशन लगाई है वो आप बोल सकते हो अंडर एस्टिमेट होना चाहिए। अगर फॉर एग्जांपल यहाँ से यहाँ तक पहुँचने का, ए से यहाँ तक पहुँचने का जो कॉस्ट है वो 20 है, हमको 22 अगर होगा तो ये कंप्लीट नहीं हो सकता। अगर हम 19 या 18 इसकी जो है वो कॉस्ट हम अगर एस्टिमेट करते हैं, मतलब हमारी जो कॉस्ट है वो जो एग्जैक्ट कॉस्ट है उससे कम होनी चाहिए। अंडर एस्टिमेशन और ओवर एस्टिमेशन का कॉन्सेप्ट है यहाँ पर। वो ये कहता है कि ए स्टार एल्गोरिदम एक कंप्लीट एल्गोरिदम है अगर उसमें क्या होगा, जो उसकी ह्यूरिस्टिक वैल्यू है वो एडमाइजेबल होगी। ठीक है जी, तो एडमाइजेबल का कॉन्सेप्ट ये है कि जो हमारी एग्जैक्ट कॉस्ट बनती है उससे जो हमने एस्टिमेशन लगाई, जो हमने एस्टिमेट किया वो कम होगा। ठीक है, तो मोस्टली हम ग्राफ्स में यूज़ करते हैं स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस को। ठीक है जी, स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस को, मतलब यहाँ से हम स्ट्रेट लाइंस लगा रहे होते हैं तो ऑटोमेटिकली वो जो है वो हमारी अंडर एस्टिमेट कॉस्ट हो रही होती है, वो एग्जैक्ट मतलब बढ़ती नहीं है। तो हमने यहाँ पर ये जो ह्यूरिस्टिक निकाले हुए हैं ये हमने स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस की बेस पर ही निकाले हुए हैं। तो जो क्वेश्चन आएगा वहां पर ये चीज़ें ऑलरेडी मेंशन भी होंगी। और दूसरे नंबर पर ये क्या है, ये एक ऑप्टिमल है, लेकिन ऑप्टिमल के लिए कंडीशन ये है कि जो ह्यूरिस्टिक वैल्यू है वो क्या हो, वो एडमाइजेबल हो। ठीक है जी, मतलब ओवर एस्टिमेटेड ना हो, अंडर एस्टिमेटेड हो, जो एग्जैक्ट कॉस्ट बनती है उससे कम होनी चाहिए और ये कंसिस्टेंट होना चाहिए। तो बेसिकली ये एक कंप्लीट और एक ऑप्टिमल एल्गोरिदम है। लेकिन याद रखिए, अगर हम टाइम कम्प्लेक्सिटी की या अगर हम बात करें स्पेस कम्प्लेक्सिटी की, तो टाइम कम्प्लेक्सिटी ऑब्वियसली इसकी जो अनइन्फॉर्म्ड सर्चेज हैं उनसे तो कम ही है, लेकिन रस्ट केस में इनकी भी टाइम कम्प्लेक्सिटी वही हो सकती है जो अनइन्फॉर्म्ड सर्च की है, वो है ऑर्डर ऑफ b की पावर d, वेयर b इज ब्रांच फैक्टर एंड d इज डेप्थ। ब्रांच फैक्टर क्या है, डेप्थ क्या है, हमने बार बार हमारे प्रीवियस एल्गोरिदम्स में उनके ऊपर जो है वो बात की हुई है। तो आपने इस बात को याद रखना है कि इसका रिजल्ट जो है, जो इन्फॉर्म्ड सर्च एल्गोरिदम्स है वो क्विक होता है, मतलब टाइम कम्प्लेक्सिटी कम होती है। लेकिन ऐसा पॉसिबल है कि रस्ट केस में किसी कोई ऐसी सिचुएशन हो सकती है जहां पर हमारे पास रस्ट केस हो, तो वहां पर इसकी भी टाइम कम्प्लेक्सिटी सेम ही है। स्पेस कम्प्लेक्सिटी ऑब्वियसली हमारे यहाँ पर ज़्यादा है, क्योंकि देखिए कितनी जो है यहाँ पर कैलकुलेशंस हमको करना पड़ रही हैं। तो होपफुली जो कॉन्सेप्ट है ए स्टार एल्गोरिदम का वो आपको समझ आया होगा। अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ आया तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, और ये भी बताइए कि आप किस सिटी से, किस कंट्री से इस वीडियो को देख रहे हैं। वीडियो अगर आपके लिए हेल्पफुल है तो लाइक ज़रूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और दूसरों के साथ शेयर ज़रूर कीजिए। थैंक यू सो मच।